जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। इस उठक पटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। ऐसे कैसे और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। चित्र 1 में जनजातीय नृत्य संताल चित्र खर्रा दिखाया गया है। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्सों में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंचे और नीचे तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा जटिल हो गया। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे, और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाज को जनजातियां कहा जाता रहा है। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधनों से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना आजीविका कोपार्जन करती थी। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। प्रायः ये वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा पूरा इस्तेमाल कर करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थीं और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। जनजाति समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। उपमहाद्वीप का एक भौतिक मानचित्र लेकर वे इलाके बताएं जहां जनजातीय लोग रहते रहते रहे होंगे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों तथा दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। लेकिन जाति आधारित और जनजाति समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। जनजातीय लोग कौन थे? समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजाति के बारे में बहुत कम जानकारी दी। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं की वे संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इस्तेमाल हर प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाके पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गोखर लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उन्होंने मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर के मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिया जाने से पहले लंगाह और अरगुन अरगुन ये मानचित्र 1 में प्रमुख भारतीय जनजाति के क्षेत्र दिखाए गए हैं। बलूची, गौखर, खोखर, जंजूह, लहंगा, अरघु, समास, कोली, जाटवास, भील, भील कोली, टकारिस, गोंडवाना, गोंड बैगस, गोंड, चेरमुंडा, ओरन, संताल, कोच, खासी, कचिरिस, अहोम, नागा। कोयस के नीचे बेराद, काटिकारियस, को रागा। अरब सागर के बगल में बेतर,
बादागस मारवाड़, लक्षद्वीप के बगल में नीचे बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अंडमान और निकोबार समूह। लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे थे। पश्चिमी हिमालय में गडेरियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजाति का पूरी तरह प्रभुत्व था। कुल परिवार या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज का संतान होने का दावा करते हैं। जनजाति संगठन प्रायः नातेदारी या कुल संबंधित निष्ठा पर आधारित होते हैं। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेल सरदारशाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेल लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बन गए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इसी क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल थे। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। ये चित्र में दिखाई गई हैं जनजातियां कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ी कोली, बेराद तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोराग, बेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजाति का विशाल आबादी था। भीलों का बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्रह बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। चित्र 2 में रात में भील लोग हिरन का शिकार कर रहे हैं। खानाबदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे? खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही ये चित्र 3 में घुमंतु व्यापारियों की श्रृंखलाएं भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उससे ऊँटों पर लादा जा रहा है। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे और बंजारों एवं अन्य व्यापारियों उन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुंचाते थे। चीजों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हुए सामानों की खरीद फरोख्त करते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अध्याय 3 में बंजारों का ही इस्तेमाल नगरों के बंजारों तथा अनाजों की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने स्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह। खानाबदोश घुमंतु लोग होते हैं। उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशु वृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते हैं। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नर्तक, गायक एवं अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपने काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा पर रहते हैं। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते हैं जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। बंजारे
17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बाजारों का वर्णन किया है। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने अपने साथ लेकर चलते हैं। एक टांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते थे। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते थे, लेकिन ज्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहां सस्ता उपलब्ध है वहां से वे खरीदते हैं और उसे उस जगह ले जाते हैं जहां वो महंगा है। वहां से वे फिर ऐसी चीजें ला देते लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है। टांडा में 600 से 700 तक लोग हो सकते हैं। वे एक दिन में 6 से 7 मील से ज्यादा सफर नहीं करते। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर से सामान उतारने के बाद वे उन्हें चराने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ जमीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। पता करें कि आजकल गांव से शहर तक अनाज ले जाने का काम कैसे होता है। बंजारों के तौर तरीके से यह किन मायनों में भिन्न या समान है। कई पशुचारी जनजाति मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने का संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीजें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतू सौदागर का काम करते थे। नर्तक, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियां थी जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। चित्रचार में कांस्य, मगरमच्छ, कुटिया, कोंड जनजाति, उड़ीसा, बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी और कई जनजातियां और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञों प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मण द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्णों के बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। जाति पर विचार विमर्श। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उइयाकोंडन उदययार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा अध्याय 2 के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। वे रथकारों, शाब्दिक अर्थ, रथ बनाने वाले लोगों को सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए जिनमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिरों द्वारा बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना आदि शामिल थे। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रिय के बीच नए राजपूत गोत्र की ताकत में काफी इजाफा हुआ। वे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपरा में आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजाति में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली। विशेषतः कृषि वाले क्षेत्र में यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों के शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी पसंद संपदा का इस्तेमाल किया। शासकों के रूप में राजपूत गोत्र के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों में अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजाति परिवार इस शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बन पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहिंद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जातियां व्यवस्था को नकार
ते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाले सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं किए गए। राज्यों की उत्पत्ति जनजातियों लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के दो उदाहरण नीचे उल्लेखित हैं। चित्र 5 में ये गोंडा महिला दिखाई गई है। गोंड महिला है। नजदीकी से एक नजर गोंड पर। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरित कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदार पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लेखित है कि गढ़ काटवा कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। नए राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये स्थानांतरित कृषि किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है। उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है। जब यह जमीन अपनी उर्वरता खो देती है, तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह से फसल उगाई जाती है। 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 गांव कहा जाता था। 84 का उप विभाजन बरहोतों में होता था, जो 12-12 गांवों को मिलाकर बनते थे। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूत के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसीलिए गढ़ कंटगा के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत सालबहान की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। ये चित्र में बनडोलगढ़, नर्मदा नदी, गोराहा, कोलांग, मंडला, बाईरोगढ़, चल्लाउरागढ़, गोंडवाना, ये ऊपर वाला लाल वाला बिंदी सूबा का सीमा है और डाट डाट वाला सरकार की सीमा है। ताप्ती या तप्त नदी मानचित्र 2 में गोंडवाना है। विवाह किया। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई और रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़ कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने के बजाय मर जाने बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। चित्र 6 में दिखाए गए हैं एक नक्शा दारी दरवाजा गोंड जनजाति बस्तर क्षेत्र मध्य प्रदेश में। ये चित्र 6 हो गया। ये चित्र 6 पे सारे चित्र दिखाए गए हैं। गढ़ कटंगा एक समृद्ध राज था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के लिए व्यापार में खास धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशक कीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथियार लिया। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। गढ़ कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफी कमजोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। चर्चा करें मुगल लोग गोंड प्रदेश पर कब्जा क्यों करना चाहते थे। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। उन्होंने भूस्वामी लोगों को पुरानी राजनीति व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चूटियों 1523 और कोच हाजों 1581
के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोम ने एक बड़ा राज्य बनाया और उसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय शास्त्रों का इस्तेमाल किया। 1960 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए। ये मानचित्र 3 में पूर्वी भारत की जनजातियां दिखाई गई हैं, लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों को पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज्यादा समय तक बन नहीं रह सका। ये चित्र में दिखाई गई हैं मिरिच, चुटिया, नागा जनजाति, काचा, रीस, जयंतिया, खासी, गारो, अहोम, डफलास, भूटान, कोच और नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार। अहोम राज्य बेगारी पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गया। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण का अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के लिए नए तरीके भी अमल में लाए। अहोम चित्र 7 में कान के आभूषण को कबोई नागा जनजाति मणिपुर का दिखाया गया है। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। वहां दस्तकारों की बहुत कम जातियां थी, इसीलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्राप्त में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। सिंह 1714 से 44 के काल में हिंदू धर्म वहां का प्रधान धर्म बन गया था, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्य कर्मों को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृति का महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया जाता था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। आपके विचार में मुगलों ने अहोम प्रदेश को जीतने का प्रयास क्यों किया? निष्कर्ष: जिस युग में हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोगों एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूल और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थी और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जातियां आधारित समाज में शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने जातीय व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिए। कुछ जनजातियों ने सुगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने उन्हें बेहतर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। मंगोल अपने एटलस में मंगोलियां ढूंढिए। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारकारी संग्राहक जनजाति मंगोलों की थी। वे मध्य एशिया के खास के मैदान, स्टेपी और थोड़ा उत्तर की ओर के वन प्रांत में बसे हुए थे। 1206 में चंगेज खान ने मंगोलों और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला। अपनी मृत्यु के समय 1227 तक वह एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक था।
के उत्तराधिकारी ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप और चीन तथा मध्य पूर्व का खास बड़ा हिस्सा शामिल था। मंगोलों के पास सुगठित सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। ये विभिन्न जातियों और धार्मिक समूह के समर्थन पर आधारित थी। कल्पना कीजिए कि आप ऐसे खानाबदोश समुदाय के सदस्य हैं जो हर 3 महीने बाद अपना निवास स्थान बदलता है। आप क्या इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बीज शब्द: बण, जाति, टंडा, गढ़, 84, बरहोत, भुइयां, पाइक, खेल, बुरुंजी, जनगणना।